तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। यानी जो इंडो चाइना रीजन है वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे हुआ, वहाँ पर जो देशभक्ति की भावना कैसे जागी और वहाँ जो फॉरेनर रूल कर रहे थे उसके खिलाफ किस तरह से पब्लिक वहाँ पर सामने आए। तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि आखिर ये इंडो चाइना है क्या, किस रीजन को हम इंडो चाइना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे आपको मैप दिया हुआ है, मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडो चाइना क्या है। तो देखिए इंडो चाइना एक रीजन है जिसमें कि आपका जो वियतनाम, लाओस और ये कंबोडिया, ये 3 देश आते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए म्यांमार यहाँ तक है। म्यांमार इंडिया के बगल में म्यांमार, और उसके बाद लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसी को हम इंडो चाइना कहते हैं और इसी रीजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, अब हम चैप्टर को और पढ़ते हैं। तो इसमें से हम मेनली पढ़ेंगे वियतनाम के बारे में। ये पूरा चैप्टर मेनली फोकस्ड है वियतनाम पर। वियतनाम गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945 बिफोर इंडिया, but it took another 3 decades of fighting before the Republic of Vietnam was formed। तो देखिए जो वियतनाम है वो इंडिया से पहले आज़ाद हुआ था, 1945 में ही आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर करीब 3 डिकेड्स लगे, करीब 30 साल लगे लोगों को फाइट करने में, लोगों को रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाने के लिए। दिस चैप्टर ऑन इंडो चाइना विल इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द पेनिनसुला, नेमली वियतनाम। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये मेनली आपको वियतनाम के बारे में पढ़ना है और ये जो रीजन है इंडो चाइना, इसमें आपको इस रीजन के वियतनाम पर आपको पढ़ाया जाएगा। नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप्ड इन कॉलोनियल कंटेक्स्ट, द knitting together of modern Vietnamese nation that brought the different communities together was in part the result of the colonization, but and importantly it was shaped by the struggle against the colonial domination। तो जो नेशनल फीलिंग डेवलप हुई थी या फिर नेशनलिज्म डेवलप हुआ था इंडो चाइना में, वो कॉलोनियल कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ था जिस तरीके से इंडिया में डेवलप हुआ था। तो जो मॉडर्न वियतनामीज नेशन जो है वो उसमें जो अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ आए और विरोध करने लगे कॉलोनाइजेशन का, लेकिन जो स्ट्रगल पूरा है वो कॉलोनियल डोमिनेशन के दौरान ही शेप हुआ था। और इसी के साथ साथ हम उसके बाद का जो टाइम था उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी जो कॉलोनियल डोमिनेशन चला गया उसके बाद क्या हुआ। इफ़ यू सी द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंडो चाइना इन रिलेशन दैट ऑफ इंडिया, यू विल डिस्कवर मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज इन द वे कॉलोनियल एम्पायर फंक्शनड एंड द एम्पीरियल मूवमेंट वाज डेवलप्ड। तो देखिए अगर आप इंडो चाइना को इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। इंडिया में किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना उठी थी और इंडो चाइना रीजन में किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना आई थी। By looking at such differences and similarities, you can understand the variety of ways in which nationalism has developed and shaped the contemporary world। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म की भावना अलग अलग तरीके से डेवलप हुई है और उन्होंने आज का जो वर्ल्ड है उसको शेप देने में, उसको बनाने में किस तरीके से हेल्प की है। तो इस चैप्टर का अब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। तो देखिए ये क्या मतलब हुआ शैडो ऑफ चाइना से इमर्ज करने का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडो चाइना रीजन है वो कंप्राइज करता है कंट्रीज़ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और अगर शुरुआती की हिस्ट्री को आप देखें इंडो चाइना के, तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के लोग जो है वहाँ रहा करते थे, उस एरिया में रहते थे। और ये जो पूरा रीजन था ये एम्पायर ऑफ चाइना का एक तरह से पार्ट था और उसके शैडो में था, मतलब कि उसकी छत्र छाया में ये रीजन था। इवन व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट इज नाउ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल वियतनाम, इट्स रूलर कंटेंट टू मेंटेन द चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज कल्चर। तो यहाँ देखिए शैडो ऑफ चाइना का सीधा मतलब ये है कि देखिए जो ये रीजन था पूरा इंडो चाइना, ये शुरुआत की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये एम्पायर ऑफ चाइना के अंडर में आता था और उसके अंडर में ही ये था। और लेकिन इसके बाद भी जब इंडिपेंडेंट कंट्री वियतनाम की या फिर इंडो चाइना रीजन में बने, सेंट्रल वियतनाम और नॉर्दर्न वियतनाम रीजन में, लेकिन वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने चाइनीज़ सिस्टम को बनाकर रखा, बरकरार रखा, गवर्नमेंट के स्टाइल का, चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफ स्टाइल, और जो चाइनीज़ कल्चर है उसको भी अपना कर रखा। वियतनाम वाज ऑल्सो लिंक्ड टू व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द मैरीटाइम सिल्क रूट दैट ब्रॉट इन goods, people and ideas. Other networks of trade connected it to the hinterland where non-Vietnamese people such as
खमेर कंबोडियंस लिव्ड। तो देखिए वियतनाम जो है वो मेरीटाइम सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था, जहाँ से सामान आते थे, फिर आपके आइडियाज़ आते थे, लोग आते थे, और अलग तरह के ट्रेड रूट से भी ये इलाका जुड़ा हुआ था। जैसे कि कंबोडिया हो गया, कंबोडियंस हिंटरलैंड, इन रीजन से भी। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए एक पोर्ट का फाइफो पोर्ट है, उसका एक इमेज दिया हुआ है, और ये पुर्तगीज़ जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा ये पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इसी के अंदर टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 1.1, कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच ब्राउट द पीपल ऑफ द कंट्री इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द colonizers in all areas of life. The most visible form of French control was military and economic domination, but the French also built a system that tried to reshape the culture of the Vietnamese. तो देखिए जो colonization हुआ वियतनाम का फ्रेंच लोगों के द्वारा, उसने फ्रेंच और वियतनाम के लोगों को एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में लाकर खड़ा कर दिया सभी एरियाज़ में। तो जो मोस्ट विजिबल एरिया था फ्रेंच कंट्रोल का वो था मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेशन, यानी जो मिलिट्री थी वो डोमिनेट करती थी फ्रांस की, और जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो भी फ्रेंच लोगों के पास था। लेकिन जो फ्रेंच थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसने वियतनाम के कल्चर को ही चेंज करने की कोशिश की और उसको वेस्टर्न स्टाइल में ढालने की कोशिश की। नेशनलिज्म इन वियतनाम इमर्ज थ्रू द एफर्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड ऑल दे रिप्रेजेंटेड। तो देखिए जो नेशनलिज्म की भावना वियतनाम में डेवलप हुई वो इस भावना को लेकर डेवलप हुई कि देखिए सभी सोसाइटी के लोग जो हैं वो फ्रेंच के साथ अपने दिन ब दिन के लाइफ से एक तरीके से परेशान थे, क्योंकि वो हर चीज़ में दखल दे रहे थे जो फ्रेंच थे, और इस वजह से वो चाहते थे कि फ्रेंच लोग जो हैं वो इन चीज़ों में दखल ना दें और एक तरीके से इस इलाके को छोड़कर चले जाएँ और हमारे लाइफ को एक तरीके से जीने दें खुद को। तो यहाँ देखिए एक इमेज है जिसमें कि फ्रांसिस गार्नियर जो है, जिसको जिम्मा मिला था कि ये ग्युएन जो डायनेस्टी थी वहाँ की, उस पर अटैक करने का जिम्मा मिला था, लेकिन वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और वो बेचारा वहाँ से निकल भी नहीं पाया था। इसके बाद फ्रेंच ट्रूप्स लैंडेड इन वियतनाम इन 1858 एंड बाय द मिड 80s दे हैड एस्टेब्लिश्ड अ फर्म ग्रिप ओवर द नॉर्दर्न रीजन। आफ्टर द फ्रांसो चाइनीज वॉर फ्रेंच एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ टोंकिन एंड अनान एंड इन 1887 फ्रेंच इंडो चाइना वाज फॉर्म्ड। तो देखिए फ्रेंच ट्रूप्स जो थे वो 1858 के करीब वियतनाम में आए थे और करीब 1880 तक उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया था नॉर्दर्न रीजन जो था वियतनाम का, उस रीजन पे। और इसके बाद जो फ्रांस और चाइना के बीच में वार हुआ, इसमें जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने अन्नान और टोंकिन रीजन को अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल कर लिया उस रीजन को, और 1887 में जो फ्रेंच इंडो चाइना हम नाम जान रहे हैं ये एक तरीके से फॉर्म हुआ था, बना था। In the following decades, the French sought to consolidate their position and people in Vietnam began reflecting on the nature of the loss of Vietnam was suffering. तो देखिए आगे के कुछ सालों में फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने अपने पद को मजबूत करने की कोशिश की, अपनी स्थिति को वियतनाम में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इस बात से वियतनामीज जो थे वो एक तरीके से सजग हो चुके थे। उन्हें ये पता चल चुका था कि आखिर वियतनामीज इस पूरे प्रकरण में ये जो पूरी चीज़ हो रही है जिसमें कि ये जो लोग हैं फ्रेंच लोग, इन्होंने जो कब्जा कर लिया है उसमें वियतनामीज़ को क्या क्या लूज़ करना पड़ रहा है अपने इकोनॉमिक सेक्शन में, अपने मिलिट्री लेवल पर, अपने डेली लाइफ के लेवल पर, अपने कल्चर तक को लूज़ करना पड़ रहा है। नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड आउट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। तो लोगों को ये जब समझ में आने लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ लूज़ कर रहे हैं और हम एक तरीके से अपना एग्जिस्टेंस ही लूज़ कर रहे हैं, तब जाकर एक तरीके से नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ और इसने शेप लेना शुरू किया। तो यहाँ ये जो इमेज ड्रॉ किया गया है, ये इमेज ड्रॉ किया गया है फ्रेंच एक्सप्लोरेटरी फोर्स द्वारा। ये एक ऐसा फोर्स होता था जो कि अलग अलग इलाकों में जाता था और वहाँ के मैप्स बनाता था, उनके रिवर्स के मैप्स बनाता था, ताकि जो रूट्स हैं उनको एक तरीके से खोजा जा सके। तो एक ब्लाइंड पोएट था क्या कहते हैं वियतनाम का, उसने एक बात कही थी, द फेमस ब्लाइंड पोएट गुएन डिन चिऊ, 1888 तक वो जिया था। उसने कहा था, आई वुड रेडर फेस इटर्नल डार्कनेस देन
सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स। उसने कहा था कि मैं अंधेरा देखना पसंद करूंगा, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधेरा देखना पसंद करूंगा इसके मुकाबले कि मुझे गद्दारों का चेहरा देखना पड़े। आई वुड रैदर सी नो मैन, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं देखूंगा मुकाबले कि मुझे किसी व्यक्ति की पीड़ा देखनी पड़े। आई वुड रैदर सी नथिंग देन विटनेस द डिसेम्बरिंग ऑफ द कंट्री इन डिक्लाइन, मैं देश को एक तरीके से झुकते हुए या बर्बाद होते हुए देखने के बजाय मैं कुछ भी नहीं देखना पसंद करूंगा। इसके बाद टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 1.2 जिसका नाम है वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। तो आखिर फ्रेंच को ऐसा लगता क्यों था कि कॉलोनीज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और कॉलोनीज बनानी चाहिए। कॉलोनीज वेज कंसिडर्ड एसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। देखिए कॉलोनीज जो है उन्हें ज़रूरी समझा जाता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्री है उसको अगर चाहिए तो वो कहाँ से आ सकते हैं, तो वो कॉलोनीज से बड़ी आसानी से और बड़े सस्ते दामों पर आ सकते हैं। लाइक अदर वेस्टर्न नेशंस फ्रांस ऑल्सो थॉट it was the mission of the advanced European countries to bring the benefit of civilization to backward people। तो दूसरे जो वेस्टर्न नेशन थे यानी यूरोप के नेशन थे, बिल्कुल उन्हीं तरीके से फ्रांस को भी ऐसा लगता था कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सिविलाइजेशन के बेनिफिट्स को बैकवर्ड लोगों तक पहुंचाए। बैकवर्ड का मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं दूसरे इलाकों में, जैसे यूरोप के बाहर आपका अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडो चाइना हो गया, इन सभी रीजन्स में। तो एक तरीके से ये जो लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो पूरे वर्ल्ड को बाकी जितने लोग वर्ल्ड में रहने वाले हैं उन सभी को एक तरीके से वो बैकवर्ड समझते थे कि इनको कुछ नहीं आता है, ये बेवकूफ़ है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। द फ्रेंच बिगेन बाय बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकोंग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टिवेशन। जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने शुरुआत किया कैनाल्स बनाना और मेकोंग डेल्टा रीजन में ताकि कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। द वास्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन वर्क, कैनाल एंड अर्थवर्क्स बिल्ट मेनली विथ फोर्स्ड लेबर इंक्रीज राइस प्रोडक्शन एंड अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ द अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ राइस टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो देखिए जो फ्रेंच थे उन्होंने कैनाल्स बनाना शुरू कर दिया और ये जो इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम बनाया जा रहा था और ये सारा काम किया जा रहा था फोर्स्ड लेबर के जरिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उठाकर फोर्स कर दिया जाता कि नहीं तुम्हें यहाँ काम करना ही है। और इस वजह से जो राइस प्रोडक्शन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से जो फ्रेंच थे वो इंटरनेशनल मार्केट में राइस को सेल करने में वो एक तरीके से सक्षम हो गए। द एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन वेंट अप फ्रॉम 274,000 hectares in 1873 to 1.1 million hectare in 1900 and 2.2 million in 1930। तो देखिए जो एरिया यूज़ हो रहा था राइस कल्टीवेशन में वो आपका 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर हो रहा था, लेकिन 1900 यानी कि करीब आपके 27 साल बाद ही करीब ये 4 गुना बढ़ गया, 1.1 मिलियन हेक्टेयर हो गया और इसके 30 साल बाद ये इससे भी दुगना हो गया और 2.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। वियतनाम एक्सपोर्टेड 2/3 ऑफ इट्स राइस प्रोडक्शन एंड बाय 31 हैड बिकम द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो वियतनाम जो था वो अपना पैदा किए गए जो राइस था उसका 2/3 जो है वो एक्सपोर्ट कर देता था और 1931 आते आते तक वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर हो चुका था। This was followed by infrastructure project to help transport goods for trade, move military garrison and control the entire region। तो इसके साथ साथ आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा चलाए जाने लगे जिनमें ताकि जो ट्रांसपोर्ट जो गुड्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ट्रेड के लिए मिलिट्री का जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और पूरे रीजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क दैट वुड लिंक द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम एंड चाइना वाज बिगन। और इसके साथ साथ इंडो चाइना रीजन में इंडो चाइना में रेल नेटवर्क बनाना भी शुरू किया गया जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न वियतनाम को चाइना के साथ जोड़ेगा। द फाइनल लिंक विथ यूनान इन चाइना वाज कंप्लीटेड बाय 1910। तो 1910 में जो फाइनल लिंक था उसे कंप्लीट किया गया जिसमें कि जो यूनान प्रांत है चाइना का उसके साथ लिंक कर दिया गया वियतनाम को। द सेकेंड लाइन वाज आल्सो बिल्ट लिंकिंग वियतनाम टू सियाम। तो देखिए सेकेंड लाइन जो बना उससे वियतनाम को सियाम के साथ जोड़ा गया क्योंकि थाईलैंड को उस समय सियाम ही कहा जाता था, आज जो हम कंट्री थाईलैंड जानते हैं उसी को। वाया द कंबोडियन कैपिटल ऑफ द फेनोम पेन।
इसके बाद आगे, बाय द 1920s टू इंश्योर हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ देयर बिजनेस, फ्रेंच बिजनेस इंटरेस्ट वेयर प्रेशरिंग द गवर्नमेंट इन वियतनाम टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर। तो 1920 आते आते तक जो बिजनेसमैन थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे, वो सरकार को प्रेशर करने लगे कि ये जो डेवलपमेंट्स चलाए जा रहे हैं इनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, और भी डेवलपमेंट्स किए जाएं, और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ताकि हमारा जो एक तरीके से प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ सके। 1.3 शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, क्या कॉलोनीज को डेवलप करना चाहिए? ये इस तरीके के जो डिस्कशन थे वो फ्रेंच लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू बी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। तो देखिए फ्रांस के या फिर जितने भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाए थे, वो सभी इस बात से एग्री करते थे कि देखिए कॉलोनीज जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए, किस लिए? तो कि हमारी जो कंट्री है उसको एक तरीके से सर्व किया जा सके। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति को नौकर रख लूँ अपने खुद का यूज़ के लिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से फ्रांस का वियतनाम क्या हो गया, एक तरीके से नौकर था जो कि उसका ख्याल रखने के लिए रखा गया था। इंग्लैंड का इंडिया क्या था, एक तरीके से नौकर था, इंग्लैंड का ख्याल रखने के लिए इंडिया को रखा गया था। बट द क्वेश्चन वाज हाउ, तो आखिर कैसे? तो कुछ लोग थे जैसे कि पॉल बर्नार्ड एक इन्फ्लुएंसर राइटर थे और पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने वो बिलीव करते थे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक जो कॉलोनीज़ का है उसको डेवलप किया जाए। वो उनका आर्गुमेंट ये था कि जो कॉलोनीज़ को एक्वायर करने का रीज़न क्या है, वो रीज़न है कि हमें प्रॉफिट बनाना है। अगर क्या कहते हैं, अगर इकोनॉमी जो है कॉलोनीज़ के डेवलप होंगे और वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डेवलप होगा, तो वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। द मार्केट वुड कंसिक्वेंटली एक्सपेंड लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट फॉर फ्रेंच बिजनेस। तो उनका मानना था कि अगर ये लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी कॉलोनीज़ की, तो इन लोगों के पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी हमारे सामान खरीदने की, और इस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, और इस वजह से हमारे कंपनीज़ को, हमारे लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। Bernard suggested that there were several barriers to economic growth in Vietnam: high population level, low agriculture productivity, and extensive indebtedness among the peasants. To reduce rural poverty and increase agriculture productivity, it was necessary to carry out land reforms as the Japanese had done इन द 1890s। तो जो बर्नार्ड थे उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो कि वियतनाम में इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहे हैं, जैसे कि हाई पॉपुलेशन लेवल है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो लो है, इसके अलावा जो पेजेंट्स हैं वो उनके ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है वियतनाम में। तो और इस वजह से अगर रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें लैंड रिफॉर्म्स करने होंगे, जैसा कि जापानीज़ ने किया था 1890s के दौरान। However, this could not ensure sufficient employment as the experience of Japan showed industrialization would be essential to create more jobs। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही सफिशियंट होगा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगा नए जॉब्स को क्रिएट करने में। द कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम वाज हाउएवर प्राइमरी बेस्ड ऑन राइस कल्टीवेशन एंड रबर प्लांटेशन ओन्ड बाय द फ्रांच एंड अ स्मॉल वियतनामीज एलीट। तो जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी वियतनाम की वो मेनली फोकस थी किस चीज़ पर, राइस कल्टीवेशन पर और रबर प्लांटेशन पर, जिसके मालिक कौन थे? तो कुछ फ्रेंच लोग थे और कुछ वियतनामीज लोग थे। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ वेयर सेटअप to service this sector. Indentured Vietnamese labor was widely used in the rubber plantation. The French, contrary to the Bernard, would had did little to industrialize the economy. In the rural areas, landlordism spread and standard of living declined. तो देखिए जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी वियतनाम की वो बेस्ड थी राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन पर, जिसके मालिक कौन थे? फ्रेंच और बहुत ही कम संख्या में वियतनामीज़। तो रेल और पोर्ट फैसिलिटीज़ जो थे उसको सेटअप किया गया था इस सेक्टर को पूरी तरह से सर्विस करने के लिए, इस सेक्टर को मदद करने के लिए। इसके अलावा जो इंडेंचर्ड वियतनामीज़ लेबर थे, तो अब ये इंडेंचर्ड वियतनामीज़ लेबर क्या होता है? तो इसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है कि ये एक फॉर्म का लेबर होता है जिसको कि प्लांटेशन में यूज़ किया जाता था मिड 19th सेंचुरी में,
कहाँ पर? तो वियतनाम में। लेबर्स ये जो थे ये काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर और इनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एम्प्लॉयर्स होते थे जो कि इन लेबर्स को रखते थे उनको बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे। जो एम्प्लॉयर्स जो थे वो यहाँ तक जेल में डाल सकते थे और जो लेबर्स उनको पनिश कर सकते थे अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो फुलफिल ना करें, यानी लेबर्स अगर फुलफिल ना करें। द फ्रेंच कॉन्ट्रेरी टू द व्हाट बर्नार्ड वुड हैव लाइक डिड लिटिल टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। लेकिन जो फ्रेंच लोगों थे, फ्रेंच जो रूलर्स थे या फिर जो एलिट थे, उन्होंने बर्नार्ड के एक तरीके से बात को ध्यान नहीं दिया, उसे नकार दिया और बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम ध्यान दे इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करने में और वहाँ जॉब्स क्रिएट करने में। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि रूरल एरियाज़ में जो लैंडलॉर्डिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, लिविंग स्टैंडर्ड। तो इस वजह से स्थिति जो थी वो पहले से भी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पर इमेज है एक फ्रेंच वेपन आर्टिस्ट का जो कि वहाँ पर आया है। इसके बाद टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2 द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। तो देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे वीडियोस इस चैप्टर के। तो आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं इस चैप्टर के और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं जहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।